नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्ज़ाम स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लास्ट क्लासेस को देख रहे हैं कि हमारी मनोविज्ञान के 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आज की हमारी क्लास 6 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक करें और अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में दोस्तों 10 से 12 लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप है, उसमें शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, हम दो फेसेस में करेंगे 3000 प्रश्नों को। पहले 1500 प्रश्न करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, इसकी डिटेल जानेंगे मनोविज्ञान की, उसके बाद फिर 1500 क्वेश्चंस करेंगे। 3000 प्रश्न जब लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, जिसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचारवाद से, या फिर गेस्टल्टवाद से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जिस अधिगम सिद्धांत से जुड़ी हुई है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया है। वहीं बात करें, इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं दी हैं विकास की। कौन कौन सी दी है? तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले जो दी है वह गामक गामक अवस्था दी है। कौन सी दी है दोस्तों? गामक अवस्था, जिसको इंद्रजनित गामक अवस्था बोला जाता है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है, याद रखना। और इसी के बाद बात करें तो इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष की होती है। इसके बाद में दी है इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी अवधि पूछ ली जाती है एग्जाम्स में और आ भी चुका है। यह 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। इसके बाद में अंतिम अवस्था जो है वह अमूर्त अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी है, जीन पियाजे जी ने दी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। संज्ञानात्मक सिद्धांत, बाकी व्यवहारवाद सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर व्यवहारवादियों ने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे कि व्यवहारवाद के जनक वॉटसन जी हैं, वहीं पर पॉवलव जी हैं, थॉर्नडाइक जी ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, चूहे पर प्रयोग किया है। वहीं गेस्टल्टवाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैक्स बर्दीमर, कोहलर और कोफका इसके जन्मदाता है। और वहीं बात करें गेस्टल्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समग्र होता है, समग्रतावाद होता है, याद रखना। और वहीं बात करें, जो कोहलर है उन्होंने चिंपैंजी पर किया था प्रयोग, जिसका नाम सुल्तान था। तो इस प्रकार से ये गेस्टल्ट सिद्धांत के जनक हो गए दोस्तों। तीनों ऑप्शन को अच्छे से जान लिया है, जो महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो दोस्तों, जब भी कोई बालक सीखता है, कुछ भी सीखता है, तो त्रुटियां तो करता ही है। तो उस त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, देखेंगे। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब बालक सीखेगा तो त्रुटि अवश्य होगी, तो ये तो राइट आंसर होगा ही नहीं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यह हो सकता है बिल्कुल दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का त्रुटि भाग है। जब तक आप त्रुटि नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं सकते। तीसरा है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डी है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बी होगा कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 या 2 बार सीटेट एग्जाम में आ ही चुका है। जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े एग्जाम्स हैं सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, जो त्रुटियां हैं वह सीखने का एक भाग है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था। तो दोस्तों, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे आंशिक क्रिया, बहु अनुक्रिया, मनोवृत्ति, या फिर सहचार्य परिवर्तन। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी, बहु अनुक्रिया। तो दोस्तों, बहु अनुक्रिया में क्या होता है, मान लीजिए किसी भी वस्तु के प्रति क्रिया करना है तो कई क्रियाएं करेगा एक बालक, तो उनमें से जो बेटर रहती है उसको ही वह अपनाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? बहु अनुक्रिया कहा जाता है। प्रयास व त्रुटि में क्या होता है दोस्तों? उसमें प्रयास करता है, बार बार त्रुटि करता है, प्रयास करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वह उस चीज़ को सीख लेता है। तो उसी प्रकार से बहु अनुक्रिया में भी इसी प्रकार से होता है कि जो जो भी क्रिया रहती है, अनेक क्रिया करता है। कोई भी वस्तु या जो भी सीखना हो एक बालक को या किसी को भी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त कथन है देखेंगे। आपके ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा है, यह तो बिल्कुल राइट है, दर्शन शास्त्र की शाखा ही है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बी हो जाएगा। दर्शन शास्त्र की शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा नहीं है दोस्तों, मनोविज्ञान की है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। बिल्कुल दोस्तों, किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में शाखा है, दर्शन शास्त्र की शाखा नहीं है। दर्शन शास्त्र की शाखा तो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की शाखा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। जैसे कि असामान्य मनोविज्ञान आ जाएगा, पशु मनोविज्ञान आ जाएगा, पारा मनोविज्ञान आ जाएगा, इत्यादि क्या है? ये सब मनोविज्ञान की शाखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। जो प्राचीन समय था उसमें दोस्तों शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलती थी। शिक्षक केंद्रित का मतलब यह है कि जो भी पाठ होंगे नियम होंगे वह सब शिक्षक से संबंधित रहते थे, शिक्षक पर आधारित रहते थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह रहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान रखना, मतलब कि सभी को अपनी योग्यताओं के अनुसार पढ़ाना, उनकी रुचियों के अनुसार अध्ययन कराना, इस प्रकार से। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? आपके ऑप्शन है कॉलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्किनर ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। किसने किया था दोस्तों? रूसो ने किया था। अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों कॉलर की। तो कॉलर जी जो हैं इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया है और उसका नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान था। ये गेस्टल्टवाद के समर्थक रहे हैं। वहीं बात करें फ्रायड की, तो फ्रायड जी ने मन के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं दोस्तों? याद रखना, एक तो इन्होंने बताया है अचेतन मन। अचेतन मन बताया कितने परसेंटेज रहता है? 90% रहता है। वहीं बात करें इन्होंने मन का एक भाग बताया है चेतन मन, जो कि कितना रहता है? 10% रहता है। और इन दोनों के बीच का जो रहता है वह उन्होंने बताया अर्धचेतन मन। कौन सा बताया दोस्तों? अर्धचेतन बताया। और इन्होंने इसकी इन इन तीनों जो मन है, मन के 3 भाग हैं, इसकी तुलना बर्फ के टुकड़े से की गई है, याद रखना दोस्तों। और वहीं बात करें इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार भी बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं देखेंगे। इन्होंने बताया दोस्तों ईड बताया, इन्होंने ईगो बताया है, और इन्होंने कौन सा बताया है? इन्होंने सुपर ईगो बताया है। याद रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं रूसो। रूसो ने बाल केंद्र शिक्षा पर जोर दिया है। चलिए दोस्तों स्किनर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और इन्होंने आर एस थ्योरी दी है। कौन सी दी है दोस्तों? आर एस थ्योरी दी है। वहीं बात करें इसका उल्टा कर दें कि एस आर किसने दी है, तो एस आर थॉर्नडाइक जी ने दिए। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। याद रखना दोस्तों, समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम किस चीज का परिणाम है? पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, सामग्रीकृति प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। बिल्कुल दोस्तों, अंतर्दृष्टि गेस्टल्ट संप्रदाय, गेस्टल्ट जो संप्रदाय है उसी को कहा जाता है, उसी सिद्धांत को कहा जाता है अंतर्दृष्टि। और अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों? गेस्टल्ट का समग्रतावाद। तो सी में क्या लिखा है दोस्तों? समग्र कृति प्रत्यक्षीकरण का। बिल्कुल दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सामने उपस्थित देखना। जो समग्र समग्र कृति, मान लीजिए कोई समस्या है, जैसे कि कॉलर जी ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। उसके सामने जो भी समस्या थी वह पूर्ण रूप में उपस्थित थी, पूर्ण रूप में प्रस्तुत की गई थी, तो उसी को क्या कहा जाता है? समग्र कृति प्रत्यक्षीकरण। तो समग्र कृति प्रत्यक्षीकरण जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, उसी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब जो अदर 3 ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। पुनर्बलन पर किसने बल दिया है? स्किनर जी ने दिया है। जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। इन्होंने थॉर्नडाइक जी ने 3 नियम भी दिए थे। कौन कौन से दिए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और एक और कौन सा दिया था दोस्तों? प्रभाव का नियम दिया था, और 5 गौण नियम दिए थे। तो दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह कौन से हैं? तो दोस्तों शारीरिक परिवर्तन के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर अभिवृद्धि हो जाएगा। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अभिवृद्धि है। वहीं बात करें दोस्तों विकास की, तो विकास में क्या होता है? एक बालक का विकास 2 तरह से होता है। एक तो सिर पदाभिमुख, मतलब कि सिर से लेकर पैर की ओर, और दूसरा होता है निकट से दूर की ओर, मतलब कि जो शरीर के केंद्रीय भाग रहते हैं वहां से बाहरी, पहले उनका विकास होता है उसके बाद बाहरी अंगों का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। तो दोस्तों जैसा कि हम
लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर जी ने दिया। तो स्किनर जी का जो क्रिया प्रसूत किस चीज़ पर बल देता है, शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर या फिर अधिगम सामग्री पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है स्किनर जी का है और स्किनर ने इस सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया है। आगे देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत जैसा कि आप सभी लोगों को पता है स्किनर जी ने दिया है, उस क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। किस चीज़ पर निर्भर करता है, आपके ऑप्शन है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, वन व टू दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया की प्रकृति पर। जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस प्रकार से चूहा क्रिया करेगा उसी पर। आगे देखेंगे, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। तो दोस्तों विभिन्नता का नियम किसने दिया है, आपके ऑप्शन है डार्विन ने, सोरेनसन ने, पॉवलव ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, विभिन्नता का नियम जो दिया है वह डार्विन ने दिया है। आगे देखेंगे, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो दोस्तों जो बालक धीमी गति से सीखते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, तो उनके लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, आपके ऑप्शन है कॉलर का सिद्धांत, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था दोस्तों, सुल्तान नामक, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और वहीं बात करें सी हल का सिद्धांत या फिर थर्स्टन का सिद्धांत। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, वह जो धीमी गति से बालक सीखते हैं उनके लिए अधिक उपयोगी है। दोस्तों याद रखना, यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी कौन सा सिद्धांत है, तेज गति से सीखने वाले के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इस प्रकार के सिद्धांत, जो इस प्रकार के क्वेश्चन है सिद्धांतों से आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थॉर्नडाइक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, 114वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। तो दोस्तों कई संप्रदाय आए, जैसे कि संरचनावाद आया, व्यवहारवाद आया, गेस्टल्टवाद आया, तो इसी प्रकार से मनोविश्लेषणवाद आया। तो ये कौन से सन में आए हैं, तो उन्हीं में से पूछा गया कि 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। आपके ऑप्शन है गेस्टल्ट संप्रदाय का, सेकंड है प्रेरक संप्रदाय का, थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, और फोर्थ है सहचारवाद संप्रदाय का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गेस्टल्ट संप्रदाय का। तो 1912 में कौन सा संप्रदाय आया है दोस्तों, याद रखना गेस्टल्ट संप्रदाय आया है। इसके जनक कौन है, तो दोस्तों इसके जनक जो है वह बर्दीमर हैं, जो मुख्य रूप से हैं, और वहीं समर्थक कोहलर और कोपका है। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और जिसका क्या नाम था, सुल्तान था, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और गेस्टल्ट जो शब्द है वह जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, समग्रतावाद या समग्र होता है, पूर्ण होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार, जो ऐच्छिक व्यवहार किया जाता है उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। आपके ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सूझ अधिगम या फिर स्वतः अधिगम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया प्रसूत। 115वां क्वेश्चन का आंसर है क्रिया प्रसूत। किसने दिया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, डेकार्टे हो गए, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। वहीं बात करें पाम्पुलोजी और कैंट की, तो इन्होंने किस चीज़ का माना, तो इन्होंने मन का विज्ञान माना। अब बात आ जाती है चेतना के विज्ञान की, तो चेतना का विज्ञान विलियम पोंटे, जेम्स और कौन आ जाएंगे, और वहीं बात करें टिचनर रह जाएंगे। व्यवहारवाद किसने माना, वॉटसन ने माना, और भी है विलियम मैकडूगल, बुटवर्थ हो गए। तो उसी प्रकार से जेम्स ड्रेवर भी एक मनोवैज्ञानिक है। जेम्स ड्रेवर जी, उन्होंने मनोविज्ञान को किस प्रकार का माना है, अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, इन्होंने शुद्ध विज्ञान माना है। आगे देखेंगे, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है। तो दोस्तों सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है। आपका ऑप्शन है सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, और डी है सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सीखने का गतिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों एक बात याद रखना, गेस्टल्ट संप्रदाय के जो समर्थक हैं, जनक हैं, वर्दीवर, समर्थक कोफका है, कोहलर है। तो आप चिंपैंजी पर प्रयोग की बात आए तो आप उपरोक्त सभी को नहीं लगाएंगे। चिंपैंजी पर केवल कोहलर ने प्रयोग किया था और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। आप समझ गए होंगे जिसका क्या नाम था, सुल्तान था नाम। आगे देखेंगे 119वां,
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों एक बात बताइए, संज्ञानात्मक विकास है वह किस चीज़ से रिलेटिव होता है? आपको आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, शारीरिक तौर पर, मानसिक से। तो इन दोनों में से आप एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया। 4 अवस्थाएं दी हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इंद्रियजनित गामक अवस्था, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और वहीं बात करें जो अंतिम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वही 11 से लेकर 15 वर्ष तक की दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय एवं कक्षा में। आगे देखेंगे तो दोस्तों हमारे 119 क्वेश्चन तक हो गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है कल पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, और आप लाइक करें। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं आप सभी के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से जितने भी जुड़े एग्ज़ाम्स हैं सभी में हेल्पफुल रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।